मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 12 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, सब्जेक्ट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले एक बात और आप लोगों से कह दूँ कि आप लोगों की जो इस बार असाइनमेंट की वर्कशीट्स आई हैं, वर्कशीट नंबर 2 है, वो SST की आई है, तो वो मैंने अपलोड कर दी है। आप लोग उसे भी ले सकते हैं साथ में। साथ ही साथ इस चीज़ का ख़्याल रखा गया है कि पहले मैं आपको ABC ही आंसर बताती थी, तो आप सबके कमेंट्स आ रहे थे कि मैम ऐसे ना बताएं, हमें प्रॉब्लम होती है। तो मुझे भी इस चीज़ का एहसास हुआ है, तो इसलिए मैं आप लोगों को अब आंसर्स लिख के बताऊंगी। ओके, तो आप लोग वहाँ से देख सकती हैं। मैं उसे एक्सप्लेन नहीं करूँगी बेटा, क्योंकि वो मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप लोगों को देखना है तो आप पिछली वर्कशीट्स देखें, सब आंसर आपको उसी में ही मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपको इतना टाइम नहीं होता है, इसलिए मैं आपको सिर्फ आंसर बता दूंगी। एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोग बाकी की वर्कशीट्स को देख सकते हैं। चलिए, तो आज हिंदी की जो वर्कशीट आई है, इसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम दादी माँ के बारे में कुछ और जानते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। स्नेह माने क्या होता है बेटा? प्यार, है ना। ममता माने भी प्यार होता है। जो माँ का प्यार होता है ना, वो ममता कहलाता है, ठीक है। तो ममता और प्यार की मूर्ति दादी, नानी, हमारी अम्मी, ये सब जो होते हैं, मम्मा, तो ये सब जो होते हैं, ये हमारे प्यार की मूर्ति होते हैं, क्योंकि ये बच्चों को हद से ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि दादू या नानू या डैडी हम लोग को प्यार नहीं करते, लेकिन जितना दादी, नानी या मम्मा प्यार करती है ना, दादू नानू उतना प्यार नहीं करते, ठीक है। इसीलिए उनको ममता की मूर्ति कहा जाता है। आगे लिखते हैं, परिस्थितियों का जो आपका वैयक्तिक चक्र जीवन को सूखे पत्तों सा कैसा नचाता है, यानी कि किस तरह से सूखे पत्ते की तरह में नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। क्योंकि देखिए, उम्र के साथ साथ इंसान को तजुर्बा भी हो जाता है। अलग बात है पढ़े लिखे ना हो, हमारी दादी नानी हो सकता है कि भाई पढ़ी लिखी ना हो इतनी। आज हम 8वीं 9वीं क्लास में आ गए हैं, हो सकता है हमारे दादा नाना या दादी नानी 8वीं पास ना हो, लेकिन वो हमसे ज़्यादा काबिल है। जो वो बात कह देती हैं, बस वही सच होती है ना। और हमें हमेशा उनकी बात माननी चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए अरे आपको तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता, आप हमें कैसे बता रहे हो। आज मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, लेकिन तब भी जो हमारे बड़े कहते हैं वो मानती हूँ मैं, चाहे वो कितने बड़े, उससे हमें क्या मतलब। क्यों? क्योंकि उनके पास तजुर्बा है ना। उनकी एज कितनी ज़्यादा हो रखी है, उन्होंने ज़िंदगी में हर चीज़ को देख रखा है ना। तो वही बोलते हैं कि जीवन की जो परिस्थितियां हैं, वो किस तरह से हमें एक सूखे पत्ते की तरह नचाती रहती हैं, ये सब दादी जो है वो बहुत अच्छे से जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती थी। जाहिर सी बात है, दादी के पार्टनर कौन है? दादा है ना। दादी अपनी हर प्रॉब्लम्स किसके साथ शेयर करेंगी? दादू के साथ, है ना। अब क्या, देखिए उनके मम्मा पापा तो है नहीं, तो दादू ही होते हैं उनके पार्टनर। अब दादू की भी मृत्यु होगी तो वो जाहिर सी बात है अकेली तो हो ही जाएंगी, क्योंकि इंसान जो है वो एक अपनी जो शेयरिंग होती है वो अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा बेहतर करता है, ठीक है। बच्चों के साथ करता है ना। लेकिन क्या होता है, जो दादू के साथ करेंगे वो हम लोग से नहीं करेंगे ना हर चीज़। तो क्या लिखते हैं, संसार उन्हें धोखे की क्या लगता है पट्टी मालूम होता है, कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ धोखे की एक पटरी है, यहाँ पे धोखे के अलावा कुछ नहीं है। और रियल बात है, ये जो हमारी ज़िंदगी है ना, ये सिर्फ धोखा है, हकीकत तो मौत के बाद है। तो क्या लिखते हैं, दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, यानी कि दादा भी उन्हें छोड़ के चले गए, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे, ठीक है। यानी कहते थे कि भाई तुम पहले मरोगी, उसके बाद मैं मरूंगा, तुम्हें मैं अकेला छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन दादा की मृत्यु के बाद वो क्या हो गई, कुकुरमुर्ते की तरह क्या हो गई, बढ़ने वाले, मुंह में राम राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। अब क्या बोलते हैं कि दादाजी की मृत्यु हो गई, उसके बाद वो लोग जो बहुत अच्छे होते हैं, बनते तो बहुत अच्छे हैं, मुंह में राम राम बगल में छुरी होती है, ऐसे दोस्त जो होते हैं दे बन के तो बड़े शुभ चिंतक आते हैं, लेकिन क्या करते हैं, वो सोचते हैं किसी तरह से हम पीठ को काटे। तो क्या बोलते हैं, दादा की श्रद्धा के में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति वे की, वे घर की तो थी नहीं, ठीक है।
अब क्या बोलते हैं कि उन्होंने क्या कर दिया, जो पापा जी हैं पापा ने उस पर संपत्ति को भी हटा दिया। दादी जी की अब क्या होता है, देखिए घर का जब बड़ा चला जाता है ना, तो बाकी लोग जो हैं फिर वो आज़ाद होने लगते हैं, है ना। तो वही कहते हैं, और यहाँ पे उन लोगों का जिक्र भी हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारे बहुत सगे और बहुत संबंधी बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन रियलिटी में वो हमें सिर्फ़ और सिर्फ धोखा दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे उसी चीज़ को कहा गया है। अब उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर थोड़ा सा मतलब एक टिपिकल टाइप का है, मतलब बहुत ज़्यादा सीख देने वाला है ना। अभी आपकी समझ से थोड़ा सा परे है, मुझे पता है आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा होगा कि मैम ये क्या है। बस आप इतना सा समझिए कि दादी अपनी उम्र के कारण जो है ना सब चीज़ें समझ चुकी थी कि कौन कितना अच्छा है और कौन कितना बुरा है। तो यहाँ लिखा है प्रश्न नंबर 1 लिखा है, पाठ में दादी माँ को स्नेह और ममता की मूर्ति कहा गया है। आप इन शब्दों का प्रयोग किन रिश्तों के लिए करना चाहेंगे और क्यों? तभी मैंने बताया ना, दादी माँ के अलावा माँ, हमारी बड़ी दीदी, बुआ जी और मासी और नानी, ये हमारे जो है ना ये ममता की मूर्तियाँ होती हैं, ये हमें प्यार करती हैं। लेकिन चाची या मामी वो हमें इतना प्यार नहीं करती हैं। उसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। एक तो देखिए हम उनके अपने सगे नहीं होते हैं, है ना। और कुछ चीज़ें ये कि वो बाहर से आई हुई होती है। बहुत सारी थिंकिंग है, उसको मैं बहस नहीं करना चाहती। लेकिन कुछ मामियों और चाचियाँ इतनी अच्छी भी होती हैं कि बस पूछिए ही मत आप, है ना। तो हर तरह के लोग हैं, लेकिन फिर भी ममता की जो मूर्त है वो सबसे पहले माँ के बाद दादी और नानी, और इसके अलावा बुआ जी और मौसी को ही कहा जाता है। ठीक है, मामी को या फिर चाची को ममता की मूर्ति नहीं कहा जाता। तो चलिए अब हम लोग इनके सबके आंसर्स देखते हैं एक एक करके। तो इसका आंसर देखते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन बढ़ेंगे। मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर ही दिया था। अब आप यहाँ से लिख सकते हैं माँ, दादी, नानी, मासी, बुआ जी आदि को कहना चाहेंगे क्योंकि वे हमसे बहुत प्यार करती हैं, इस कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखा है, शब्दों को उनके सही अर्थों के साथ सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित करने का मतलब क्या होता है, मैच कीजिए। ठीक है, कुकुरमुत्ता जो है वो मशरूम को कहा जाता है। मशरूम को इंग्लिश में मशरूम कहते हैं, जबकि हिंदी में कुकुरमुत्ता कहते हैं। ठीक है, वाद्य चक्र ये तूफान को कहा जाता है, अतुल जिसकी कोई तुलना ना हो। ठीक है, अगला लिखा है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, मुंह में राम बगल में छुरी। ये मैंने भी आपको बताया था कि जो ऊपर से तो आपके बहुत चिंतक दिखे कि भाई हम बहुत आपके चिंता करने वाले हैं, बहुत आपके सगे संबंधी हैं, और दिल में बैर रखें, इनको कहा जाता है। ठीक है ना। मुहावरे का आपको वाक्य में प्रयोग करना है और उसका अर्थ भी लिखना है। तो चलिए मैं आपको अर्थ बता देती हूँ। वाक्य वैसे एक मैंने वाक्य भी लिख दिया है, अगर आप चाहें तो उसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ है आपका अर्थ जानना। अगर आप अर्थ जाएंगे तो बाकी वाक्य भी आप अपने आप से बना सकते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाऊंगी, कोशिश कीजिएगा अपने आप से बनाए, नहीं तो आप मेरा बनाया हुआ भी लिख सकते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। तो देखिए मैंने इसका अर्थ बता दिया है कि बाहर से मित्रता पर भीतर से बैर, यानी कि दिखनावे की तो दोस्ती है लेकिन दिल में जो है वो बैर छुपा हुआ है। और वाक्य मैंने क्या बता दिया है कि आजकल हमारे आसपास कुछ ऐसे मित्र भी रहने लगे हैं जिन पर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि वे मुंह में राम और बगल में छुरी वाले सिद्धांत पर चलते हैं। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा है, दादी माँ के लिए संसार अब धोखे से भरा क्यों लगने लगा था? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि ऐसा क्या हो गया था कि दादी माँ को ये संसार धोखे से भरा लगने लगा था। तो आप लिख सकते हैं कि दादाजी की मृत्यु के बाद वे उदास रहने लगी थी और उन्हें ये संसार जो है धोखे से भरा मालूम होने लगा था, क्योंकि दादाजी ने उन्हें स्वयं धोखा दिया था। अब क्यों दिया था वो हम पढ़ चुके हैं ना, कि दादा ने कहा था कि भाई पहले तुम मरोगी, तुम्हारे बाद में आऊँगा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन दादाजी पहले इस दुनिया से चले गए दादी माँ को अकेला छोड़कर। ठीक है, तो मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं लिखा है, आंसर बड़ा हो जाता, वरना आप सिंपल सा ये लिखेंगे कि दादाजी की मृत्यु के बाद से ही ये संसार उन्हें धोखा लगने लगा था। अब यहाँ पे देखिए आपको लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, घर में बड़े बूढ़ों से उनकी दिनचर्या के बारे में बात कीजिए और उनसे मिली सीख को यहाँ लिखिए। तो देखिए अगर आप अपने घर के बड़े बूढ़ों से उनकी दिनचर्या के बारे में बात करेंगे, दिनचर्या यानी कि डेली रूटीन टाइम टेबल, है ना, कि वो सुबह क्या करते हैं, दोपहर में क्या करते हैं, किससे कब मिलते हैं, किससे कैसे बात करते हैं, इसको हम कहते हैं दिनचर्या। ठीक है, तो अगर हम बड़ों के दिनचर्या की बात करें तो हम क्या देखेंगे कि भाई वो सुबह बहुत जल्दी उठते हैं, हमें ये सीख मिलती है। वो अपना सभी काम समय पर करते हैं, हमें ये सीख मिलती है ना। वो अपनों को समय देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने काम में बिजी रहते हैं और अपने घर वालों को समय नहीं दे पाते हैं,
वो घर वालों के लिए भी समय निकालते हैं। जो बाकी लोग हैं घर में जिनको कोई समस्या है तो उनकी समस्या का समाधान ढूँढते हैं। तो क्या है, जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं वो हर तरह से हमारी हेल्प करते हैं और अपना भी सारा काम निपटाते हैं। तो उनसे हमें क्या सीख मिलती है? हमें सीख ये मिलती है कि हमें हर चीज़ अपने टाइम पे करना चाहिए। वैसे तो आपको ये क्वेश्चन स्वयं से करना चाहिए। आप अपने घर के जो बड़े बूढ़े हैं, मम्मा, डैडी या फिर आपके दादा दादी, नाना नानी अगर हैं तो, या आपके साथ रहते हैं तो आपको उनसे बात करके इसके बारे में पता करना था। लेकिन क्योंकि मैं आपको वर्कशीट सॉल्व करा रही हूँ तो मैं आपको एक जनरल आंसर बता देती हूँ। तो देखिए, मैंने एक जनरल आंसर लिखा है कि भाई वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, वे सब काम समय पर करते हैं, वे सबकी मदद भी करते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही फिनिश करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।